सो नाउ IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन 27 रुपये 50 पैसे। और यहाँ पर एक तरीके से ना इसको लो कॉस्ट या कहें ना यहाँ पर बहुत चीपेस्ट स्टॉक के अंदर इसको देखा जाता है, क्योंकि 27 रुपये 50 पैसे का प्राइस है तो ज़्यादा शेयर आ जाएंगे। लेकिन ये ज़्यादा के चक्कर में क्या ये ज़्यादा आपको रिटर्न दे पाएगा या फिर इसको छोड़कर कुछ और चुन ले, क्योंकि IRFC इंडियन रेलवे की एक प्रीशियस कंपनी है, लेकिन क्या वो रिटर्न बनाकर देने में सक्षम है, ये सबसे बड़ी बात है। और मोनोपोली तो बनी हुई है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, जरा सा थोड़ा सा समझ लीजिए। तो IRFC की 1986 में शुरुआत हुई, 12 दिसंबर 1986। और देखिए ये एक लौती NBFC कंपनी है रेलवे की। और अगर रेलवे के अंदर कोई भी कंपनी है IRFC छोड़कर, जैसे कि आप RVNL देख लीजिए, RVNL को प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए, इरकॉन को प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए, इरकॉन को प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए, या कोई और कंपनी है जिसको रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्रिएट करने के लिए यहाँ पर जो है ना पैसे चाहिए हैं, तो वो किसके पास जाएगा? बैंक्स के पास। मना है, बैंक्स के पास जाना मना है। जी हाँ, बिल्कुल। वो आएंगे NBFC अपनी इंडियन रेलवे की यानी कि IRFC के पास। वो सारा पैसा IRFC से ही उठाना है उनको। आप 100 करोड़ हो, 200 करोड़ हो, 500 करोड़ हो, वो सिर्फ और सिर्फ IRFC ही उनको फाइनेंस करेगी। यानी कि एक तरीके से मोनोपोली यहाँ पर बनी हुई है IRFC की इंडियन रेलवे में। कोई भी प्रोजेक्ट हो, A to Z कोई भी प्रोजेक्ट हो, महंगा हो सस्ता हो जो भी हो, वो IRFC से ही पैसा उठाना ही पड़ेगा उनको। मतलब दूसरा कोई है ही नहीं, कोई रोल ही नहीं है सेकंड पर्सन का। ये यहाँ पर जो है ना आपका IRFC का मोनोपोली बना हुआ है इंडियन रेलवे में। तो साफ सी बात है, इनकम जो है वो पूरी फिक्स है IRFC की। ये एक अच्छी बात भी है, और एक सबसे बुरी बात भी है कि कंपटीशन ना होना भी एक बहुत बुरी बात। लेकिन IRFC जो है वो बाहर से पैसा बोरो कर सकती है, वो किसी और से नहीं लेगी। मतलब RVNL और इरकॉन जो है ना वो किसी और से पैसा नहीं लेंगे, वो IRFC से लेंगे। लेकिन IRFC को सुविधा ये है कि आप बाहर से पैसा उठा सकते हैं। अब अगर आप ये देखेंगे कि स्टॉक ने आपको बहुत कुछ कमा के दिया है, 26 रुपए के आसपास तो यहाँ पर जो है आपका IPO आया था। इस स्टॉक का कुछ हाई 36 रुपए 37 रुपए के आसपास का है, और 10 रुपए ऑलमोस्ट यहाँ पर जो कहें, अगर आप कहें 50% के आसपास का यहाँ पर जो है ना आपको रिटर्न इसने बना के दिया, तो जो कि सारा का सारा फिजल आउट हो चुका है इस स्टॉक के अंदर। तो इस वक्त जो रिटर्न है वो IPO के हिसाब से अगर देखें तो कुछ नहीं बचा है, मात्र 5% बचा है आपके पास। तो अभी देखिए IRFC कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, एक लार्ज कैप कंपनी है, स्टार्टिंग लार्ज कैप कंपनी है। यानी कि अभी यहाँ पर 35,899 करोड़ रुपए का यहाँ पर मार्केट कैप है। ऑलमोस्ट अगर आप कहें मोटा मोटा 36,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर मार्केट कैप है IRFC का। और अगर आप NBFC फील्ड में देखेंगे तो बहुत कम ऐसी कंपनी होंगी जिनका इसके एबव यहाँ पर जो है ना मार्केट कैप होगा। बहुत कम गिनी चुनी कंपनियां हैं जो कि इससे एबव मार्केट कैप रखती हैं। स्टॉक का अर्निंग पर शेयर 4.98 है, पी रेशियो 5.52 है, इंडस्ट्री 3.73 है, और बुक वैल्यू पर शेयर 33 रुपये 78 पैसे, कुल मिलाकर 33 रुपये 80 पैसे NSE के हिसाब से है। तो यहाँ पर आपका ये तो समझ में आता है कि जो स्टॉक की रियल वैल्यू है वो 33 रुपये 80 पैसे NSE और BSE के हिसाब से। तो ये 33 रुपये 80 पैसे के एवब होने चाहिए। जी हाँ, यहाँ पर जो आपको गैप दिख रहा है वो एक्चुअल में गैप जो 6 रुपये का है वो उसको जस्टिफाई करता है इस स्टॉक को कि यस यहाँ पर ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है। कम से कम अपने बुक वैल्यू या उससे थोड़ा सा 5% 10% ऊपर तो होना ही चाहिए। अब जैसा कि मैंने कहा कि मोनोपोली है इस स्टॉक की, तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर आपकी जो इनकम है वो फिक्स है, आना तय है कि यहाँ पर जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट ये फाइनेंस कर देंगे, जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं बनेंगे इंडियन रेलवे के अंदर, उतना ज़्यादा इनकी तरफ से फाइनेंस होगा, उतनी ज़्यादा यहाँ पर जो है इनकम बढ़ेगी इनकी। सो नेट सेल में आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि IRFC ने इस क्वार्टर में कैसा प्रदर्शन करेगा। वो हर क्वार्टर में अच्छा ही प्रदर्शन करेगा, बिकॉज उसकी मोनोपोली है। वो दूसरे मतलब जितना चाहे उतना लोन दे सकती है, दूसरा कोई उसके फील्ड में है ही नहीं। तो आपको यहाँ पर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्वार्टरली रिजल्ट इसके खराब आएंगे IRFC के या अच्छे आएंगे। ना ही आपको नेट NPA की जरूरत है, क्योंकि सारे रेलवे के जो प्रोजेक्ट हैं उनमें कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है नेट NPA की, और यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है। तो सब कुछ मामला जो है ना वो एकदम झकास है, मतलब एकदम, मतलब आप कहें ना एक नंबर।
यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है। प्रॉब्लम तब हो सकती है जब यहाँ पर जो है अगर डुओपोली की होती, डुओपोली में यहाँ पर होता है, या फिर यहाँ पर जो है ना जो दरवाजे हैं रेलवे के वो प्राइवेट लीडर्स के लिए भी ओपन होते हैं, यानी कि IRFC भी उसी में है, उसमें आपका SBI भी लोन दे सकता है, उसमें आपका ICICI भी लोन दे सकता है, RVNL और इरकॉन या बाकी वगैरह कंपनियों को तो वो भी दे सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है जब उनका एंट्री नहीं है, वो गेट बंद है SBI या ICICI के लिए या बाकी एक्सिस या बाकी वगैरह वगैरह, बैंक ऑफ बड़ौदा, डजेंट मैटर जो भी हो, बाकियों के लिए जब गेट बंद है तो ऑब्वियसली बात है कि सारे प्रोजेक्ट इनसे फाइनेंस में तो पैसा इन्हीं के पास ही आना है। तो अब जब सब कुछ फिक्स ही है कि आना ही आना है तो फिर यहाँ पर होल्डिंग भी ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। FIS की होल्डिंग 1.01% है और 1.5% से यहाँ पर घटाकर कम कर रही है। एक्चुअल में पिछले साल से अगर आप देखेंगे 2021 दिसंबर में तो 1.09% थी, उसके बाद सीधे अगर आप इस साल देखेंगे 2022 दिसंबर का तो यहाँ पर 1.01% है। इतना लो यहाँ पर क्यों है? यहाँ तो बहुत हाई होना चाहिए था, क्यों है यहाँ पर लो? इसका एक बड़ा रीज़न है, जैसा कि मैंने कहा मोनोपोली अच्छी भी होती है, मोनोपोली खराब भी होती है। एक प्रोडक्ट आपके पास अगर है जो आपने बना लिया है अच्छे से, उसको आपने पेटेंट ले लिया तो आप सिर्फ वही प्रोडक्ट ना आप ला सकते हैं, आप ही के पास पूरे राइट होंगे। आप अगर किसी और को लाना है तो उसको आपके राइट से आपको पैसा देकर थोड़ा सा खरीदना पड़ेगा, राइट? तो ये है। तो उसमें क्या होता है कि वो तो चलो फील्ड में समझ आता है कि बहुत सारी कंपनियां, उसमें से उसने एक अलग प्रोडक्ट बना रखा है, बहुत यूनिक प्रोडक्ट है, उसने पेटेंट भी ले लिया है, तो अब दूसरी कंपनियों को ज़रूरत है तो फिर उससे वो यहाँ पर जो है डिस्कस करके पैसा वैसा देकर वो प्रोडक्ट यहाँ पर अपने नाम से बेच भी सकते हैं दूसरा बनाकर। लेकिन ऑब्वियसली बात है यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। तो जब आने ही आने हैं तो सारी चीज़ें तय नहीं होती हैं। एक होता है कॉम्पिटिशन बैटल फील्ड, वो कंपटीशन बैटलफील्ड यहाँ नहीं है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये लो आपको जो परसेंटेज है ना FIS का वो यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि जब आना ही आना है, सब कुछ फिक्स ही है तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। बस वैल्यूएशन की बनता है, तो वो तो वैल्यूएशन लगातार बढ़ती है, तो उसमें कितनी बढ़ेगी कितना कम होगा वो तो कहने की बात है, लेकिन मोनोपोली इतना भी नहीं होना चाहिए, इसीलिए स्टॉक ना ज़्यादा जमता नहीं है और ऐसे स्टॉक्स में बहुत कम लेते हैं। आप पिडिलाइट का देखिए, पिडिलाइट इसलिए उस पर इतना तवज्जो देते हैं क्योंकि जो फेविकॉल प्रोडक्ट है उसने अपना एक ब्रांड वैल्यू बना ली है। फेविकॉल उसने अपने साले लगाकर यहाँ पर जो है ना अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाई है, उसके कॉम्पिटिटर यहाँ पर जो है फेल है। तो पिडिलाइट को समझ में आता है कि दूसरों को फेल करके नंबर 1 बनाया है, अपना ब्रांड वैल्यू बनाई है उसने। लेकिन IRFC में सब कुछ थोप ही दिया है कि आप ही करेंगे, आप ही करेंगे, आप ही करेंगे, आपको ही सब कुछ मिलेगा, तो उसमें कुछ रीज़न है ही नहीं। ऐसे में पीछे हटते हैं लोग, तो वो कहीं ना कहीं IRFC के अंदर दिख भी रही है। अब जो भी आप कह लीजिए कि सरकारी PSU कंपनी है तो फिर यहाँ पर जो है ना ये बढ़ेगा डेफिनेटली बढ़ेगा। हालांकि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो है वो इसमें अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन सब है लॉसेस में ही। तो अभी ना मार्केट वैल्यू सबकी गिरी ही है। अगर आप देखें HDFC फ्लेक्सी कैप फंड 238 करोड़ रुपए का मार्केट वैल्यू यहाँ पर जो है बनती है उसकी। HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड 164 करोड़, और ऑलमोस्ट यहाँ पर देखें तो HDFC की तरफ से 400-425 करोड़ रुपए के आसपास का निवेशक है इसके अंदर। और HSBC और लिस्ट ना लंबी है, बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन रिटर्न जो है ना वो किसी को नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बात है। खैर जो भी हो, इससे अपने को लेना देना नहीं कि मोनोपोली है या ये है वो है। क्या खरीदने का टाइम आएगा, ये है क्या खरीदने का टाइम, बिल्कुल है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा 26 रुपये 70 पैसे, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल बनेगा। इस 26 रुपये 70 पैसे को क्रॉस नहीं कर पाना, ये IRFC के अंदर बहुत बड़ी कमी थी, बहुत पहले की बात करें, और लंबा टाइम नीचे ही बिता दिया उससे के पास। जब ये एक अंडर परफॉर्मेंस से निकला तो इसने यहाँ पर जो है ना ब्रेकआउट दे दिया था, 26 रुपये 70 पैसे IPO के लेवल के ऊपर निकल गया था ऑलमोस्ट। तो ये 26 रुपये 70 पैसे ना आपको दोबारा यहाँ पर जो है वो बचाते हुए दिखेगा सबको। तो अगर कोई होल्ड कर रहा है या कोई नया है, न्यू इन्वेस्टर है जो कि IRFC के अंदर होल्ड करना चाहता है, वैल्यूएशन कितनी बढ़ेगी देखिए, आप कहीं 100 रुपये जा सकता है, बिल्कुल जाएगा, क्यों नहीं जा सकता है। 1,36,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी भी बन सकती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि सब कुछ आना ही आना है। बट उसमें ना टाइम कितना लगेगा ये नहीं पता, ये डेफिनेटली ये एक सत्य है कि टाइम कितना लग जाएगा ये नहीं पता है, क्योंकि इंडस्ट्री ना वो एकदम
जो एनबीएफसी की है वो डाउन चल रही है, एकदम ठंडी पड़ी हुई है। उसमें आईआरएफसी क्या अगर उनको देख कर चलेगा, क्या नहीं देख के चलेगा, ये आईआरएफसी के ऊपर है। क्या देखते हैं लोग इसके अंदर। आप कम से कम आप एक लेवल आपको पता चल जाएगा तो आप एक लेवल को कम से कम मेंटेन करके चल सकते हैं। तो 26 रुपये 70 पैसे के नीचे का एक स्टॉप लॉस बहुत सही रहेगा, ज़्यादा बेहतर है। यानी कि आप ये समझिए, इसका अगर आप स्टॉप लॉस लेंगे कुछ 25 रुपये 80 पैसे, 25 रुपये 60 पैसे के आसपास का स्टॉप लॉस, 1 रुपये नीचे, 26 रुपये 70 पैसे से 1 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस रखिए लॉन्ग टर्म वाले, और इसमें बने रह सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर ये 26 रुपये 70 पैसे जब एक बार रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस जब कर देते हैं तो वो सपोर्ट की तरह काम करता है। पहली बात, हर चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यही आपको मिलेगा। तो वो 26 रुपये 70 पैसे है। स्टॉक अगर तोड़ता भी है तो वो ना स्टॉप लॉस हिट करके कभी कभार घूम जाते। तो इससे बेहतर ये है कि हम 26 रुपये 70 पैसे का स्टॉप लॉस ना लगाकर हम स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे का रखेंगे। तो क्यों ना वो हम 70 पैसे 80 पैसे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे रखें, ताकि अगर स्टॉक नीचे आए भी और अगर घूमे तो उसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट ना हो। तो ये रीज़न है कि 70-80 पैसे नीचे क्यों रखा जाता है एक इंपॉर्टेंट लेवल के। अब ये 70-80 पैसे हर स्टॉक में नहीं होता है। ये तो 26 रुपये 27 रुपये का स्टॉक है। 70-80 पैसे में मतलब कुछ ज़्यादा एक बड़ा मूव यहाँ पर जो है हो जाता है इस स्टॉक के लिए। तो वही बात है कि यहाँ पर जो है 70-80 पैसे नीचे का रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आप अपना स्टॉप लॉस लेके चलिए। मेरे हिसाब से तो ये 26 रुपये 70 पैसे की नीचे का स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो एटलीस्ट 1 रुपये नीचे का होना चाहिए। मेरे हिसाब से मुझे यही लगता है, और फिर यहाँ पर बने रह सकते हैं। नई तेजी कब होगी? जब ये अपना हाई क्रॉस कर देगा। दो यहाँ पर जो है 36 रुपये 36 रुपये और 37 रुपये का जब हाई क्रॉस करेगा, तब यहाँ पर जो है आपको ये स्टॉक तेज भागता हुआ देखेगा और अच्छे से भागता हुआ देखेगा और नए हाइस लगते रहेंगे। तो ये रहा आपके सामने आईआरएफसी के ऊपर। अगर आपको आईआरएफसी नहीं पसंद में आया हो कि मोनोपोली वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है या फिर बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है दिक्कतें लग रही हैं, आप मणप्पुरम बाकी जो कंपनीज हैं एनबीएफसी में उसमें आप छांटेंगे तो मणप्पुरम भी एक टॉप लीडिंग कंपनी मिलती है जिसकी वैल्यूएशन उसको कभी मार्केट दे ही नहीं पाया। आप उधर की तरफ देख सकते हैं, वहाँ पर वैल्यूएशन बढ़ सकती है तो वहाँ पर पैसा आपका ज़्यादा बन सकता है। आप चाहें तो उसको स्टडी कर लीजिए। तो अगर आपको इस वीडियो को प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताएं, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।